स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 34 इससे हमने लिया है। हालांकि कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जैसा कल आपसे बात हुई थी तो ऐसा एक कमिटमेंट था मेरा कि कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मानव में आर्तव चक्र, और कल कमिटमेंट मैंने किया था आप लोगों के साथ कि आज एक आरेख, एक चित्र के द्वारा हम आर्तव चक्र में आने वाले परिवर्तनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसको आरेख की सहायता से समझेंगे तो आर्तव चक्र की कौन सी अवस्था में क्या परिवर्तन गर्भाशय में हो रहे हैं, क्या परिवर्तन अंडाशय में हो रहे हैं, हार्मोनों के स्तर में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन्हें हम आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने एक डायग्राम, एक आरेख ब्लैक बोर्ड पर बनाया है, तो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओके, सबसे नीचे मैंने डेज लिखे हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का एक चक्र है। तो मैंने यहां पर 0 से लेकर 28 तक ये दिन प्रदर्शित किए हैं। आप सरलता के लिए केवल 7, फिर 14, फिर 21 और 28 केवल ये डेज भी मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा भी बना सकते हैं आप लोग, 0, फिर 7, 14, 21 और 28 डेज मेंशन कर लिए। ठीक इसके ऊपर मैंने यहां पर जो यूटेरस है, गर्भाशय है, उसकी एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको प्रदर्शित किया है। तो कल का अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हमने ऐसा कहा था कि एंडोमेट्रियम में एक जो लेयर है उसका तो नाम था स्ट्रेटम बेसिलिस, और दूसरी जो एक अस्थाई टेम्परेरी लेयर हमने बताई थी वो थी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। यहां तक ठीक? तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर मैंने गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो जो परिवर्तन आते हैं वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। परिवर्तन क्या है कि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बन जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ये परिवर्तन है जो इस डायग्राम से अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट हमने 2 हार्मोनों के
लेवल को रिप्रेजेंट किया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जिस कलर से मैंने लेवल दिखाया है उसी कलर से उस हार्मोन का नाम लिखा है। ये एस्ट्रोजन का लेवल हमने दिखाया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, कौन से दिन एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा। ठीक ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को दिखाया है कि कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है, कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप हो जाएगा। तो यहां पर हमने इन दो हार्मोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को प्रदर्शित किया है। ओके, और ये मैंने कल एक डिस्कस की थी कि गर्भाशय में, यूटेरस में ये जो चक्रीय परिवर्तन आ रहे हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल में जो उतार चढ़ाव हैं उनके कारण आ रहे हैं। अगले भाग में मैंने ओवरी, अंडाशय में आने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित किया है, किस प्रकार पुटिकाओं का निर्माण शुरू होगा ये दिखाया। यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया दिखाई है जो हमने कल डिस्कस किया था। आर्तव चक्र के 14वें दिन ये क्रिया होती है, वो डिस्कशन किया है। और फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम आज और डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में हमने मेंशन किया है। सबसे ऊपर मैंने पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो जनक प्रेरक हार्मोन, दो प्रकार के हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH। तो इन दोनों हार्मोनों के लेवल में कब कमी आएगी, कब वृद्धि होगी, ये मैंने यहां पर प्रदर्शित किया है। और इसी FSH और LH के कारण अंडाशय में ऐसे परिवर्तन आते हैं। तो मोटे रूप से इस आरेख के द्वारा हमने गर्भाशय में, अंडाशय में और हार्मोनों के स्तर में आर्तव चक्र के अलग अलग दिनों में क्या परिवर्तन आते हैं वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो आई होप डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि कल हमने जो डिस्कस किया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 4 अवस्थाएं कल हमने डिस्कस की थी। तो कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो वो 4 अवस्थाएं क्या क्या थी। नंबर 1 जो फर्स्ट फेज थी, पहली अवस्था थी, उसका नाम हमने दिया था ऋतुस्राव अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज अंग्रेजी में हमने ये नाम इसे दिया था। क्या बताया था उस समय हमने कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो आपके इस समय तक की है। मतलब मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, पहले 3 से 5 दिनों तक ये आर्तव चक्र की पहली अवस्था होती है। तो ये 0, 2, 3 और 5 डेज तक का समय था, यहां तक ठीक। नंबर 2, अब इस समय क्या हुआ, तो मैं यहां देख रहा हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन हैं। और अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इन दिनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
दोनों हार्मोनों का लेवल डाउन हो गया है, रुधिर में इन हार्मोनों का स्तर निम्न हो गया है, लो हो गया। क्या होगा ऐसा होने से? जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम थी और उसकी जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग गई। दिख रहा है आपको? तो जो लेयर पहले इतनी मोटी थी एंडोमेट्रियम, वो इन दिनों में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के नष्ट होने से, क्षतिग्रस्त होने से अब पतली हो गई है। यानी अब केवल एंडोमेट्रियम में स्ट्रेटम बेसिलिस ही उपस्थित है, फंक्शनैलिस क्षतिग्रस्त हो गई। एक नंबर 2, रुधिर वाहिनियां, केशिकाएं डैमेज हो गई और ये क्षतिग्रस्त ऊतक एंडोमेट्रियम के प्लस रुधिर केशिकाएं और द्वितीयक ऊसाइट, क्योंकि निषेचन हुआ नहीं है, ये सभी इन 5 दिनों की अवधि में योनि मार्ग से बाहर मुक्त किए जाएंगे। तो पहली अवस्था में क्या क्या परिवर्तन है मैंने इस डायग्राम से इजीली आपको समझाया। तो आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस डायग्राम को अगर हम बना लेते हैं तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि पहली अवस्था जो थी ऋतुस्राव अवस्था, इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट जो 8 दिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नेक्स्ट 8 डेज की बात करूं, यानी फ्रॉम 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो 8 दिनों का समय है, इसे कल हमने नाम दिया था, ये आर्तव चक्र की दूसरी अवस्था है और इसे हमने नाम दिया पुटिकीय अवस्था, फॉलिक्यूलर स्टेज। इज इट क्लियर? क्या हुआ? शुरू करते हैं यहां से कि FSH का निर्माण शुरू हो गया। कौन बना रहा है? पीयूष ग्रंथि। और उस FSH के कारण हम देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं इसको, इस FSH के कारण अंडाशय में अंड जनन यानी पुटिकाओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसे पुटिकाएं बन रही है, प्राथमिक खूब सारी, कुछ द्वितीयक, कुछ तृतीयक, और हम कहते हैं केवल एक पूर्ण परिपक्व पुटिका बनती है, उसे हम ग्राफियन पुटिका कहेंगे। ये इस दूसरी अवस्था का परिवर्तन है। FSH का निर्माण शुरू हुआ, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ये हार्मोन जाके काम करेगा ओवरी में, अंडाशय में, और अंडाशय में FSH की उपस्थिति में पुटिकाओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होगी और फाइनली इसी अवस्था में हमें एक ग्राफियन पुटिका, पूर्ण परिपक्व पुटिका यहां दिखाई देगी। यहां तक ठीक। इसी के अंदर परिवर्धनशील अंडाणु है, यानी अंड जनन हो रहा है। ये ग्राफियन पुटिका करती क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो दिख रहा होगा अभी तक एस्ट्रोजन का स्तर निम्न लोई था, जैसे ही ग्राफियन पुटिका बनी एस्ट्रोजन के लेवल में इंक्रीमेंट हुआ, उसका लेवल बढ़ गया। तो इस ग्राफियन पुटिका के कारण यह भी परिवर्तन हुआ। यहां तक ठीक। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या परिवर्तन हमें दिखते हैं? एक तो समय हो गया 6 to 13th डे, यानी ये 8 दिनों का समय है।
क्या होगा इस समय? पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्त्रावण करेगी। यह हार्मोन अंडाशय में जाएगा और अंडाशय में पुटिकाओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और क्या बनता है? एक पूर्ण परिपक्व पुटिका बनती है जिसे नाम दिया गया ग्राफियन पुटिका। तो ये जो है यहां पर आप लिख भी सकते हो, ये एक ग्राफियन पुटिका है। इसी ग्राफियन पुटिका में वो अंडाणु है। ग्राफियन पुटिका कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? एस्ट्रोजन का। तो हम देखते हैं कि इसी समय जब ग्राफियन पुटिका बनती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में वृद्धि होने लगती है। यहां तक ठीक? तो ये हमने दूसरी अवस्था के बारे में डिस्कस किया। अब आगे चले। तीसरी स्टेज जो कल हमने डिस्कस की थी वो तो एक ही दिन की थी, और उस तीसरी अवस्था का हमने नाम काम में लिया था अंडोत्सर्ग अवस्था, ओव्यूलेशन फेज। ओके, क्या होता है इस समय देखें। ठीक यहां ऊपर आप आ जाओ तो क्या देखते हो? अभी तक तो FSH का लेवल ज्यादा था, लेकिन अचानक से 13वें दिन के अंत में, ये 13वां दिन है, तो हम देखते हैं LH का लेवल अचानक से बढ़ गया। दिख रहा है? ये मैंने इस ग्रीन कलर से LH को रिप्रेजेंट किया है, व्हाइट से FSH है। तो व्हाइट जो FSH है उसका लेवल घटा, LH का अचानक से बढ़ गया। हमने कल इसके लिए एक शब्द काम में लिया था, LH सर्ज। तो 14वें दिन जब LH का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो ग्राफियन पुटिका से जो द्वितीयक oocyte इसके अंदर है ये बाहर निकल जाएगी। इस क्रिया को हमने नाम दिया है अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन। और ये LH सर्ज के कारण हुआ, LH के कारण हुआ। तो द्वितीयक oocyte बाहर आया, बाहर आकर वो फैलोपियन नलिका में आ जाएगा। क्लियर? अब बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन पुटिका, जिसमें से द्वितीयक oocyte निकल चुका है, और ये तीसरी अवस्था में हुआ जिसका नाम ही क्या? अंडोत्सर्ग अवस्था। इस बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल को हम पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या परिवर्तन हुआ? 14वें दिन का मामला है ये। LH का लेवल अचानक से बढ़ा, इसको हमने क्या नाम दिया था कल? इसे हम कहेंगे LH सर्ज। इसके कारण अंडोत्सर्ग हुआ। क्या हुआ अंडोत्सर्ग में वो भी आपको समझ में आ गया। आगे चलूं मैं। अब क्या होगा? लास्ट जो स्टेज है मेरी वो 15th डे टू 28 डे, मतलब लगभग 13 दिनों की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 13 to 14th डे की ये आपकी लास्ट स्टेज है, जिसे पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? क्या होगा इस समय? अब अंडोत्सर्ग के बाद फैलोपियन नलिका में द्वितीयक oocyte आ गया है, मतलब संभावना है निषेचन हो सकता है। अगर निषेचन हुआ तो क्या किया जाना चाहिए? गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करें। तो ये तैयारी तो पहले की जाए। तो इस पूरी समय अवधि में जो चौथा फेज है आपका, इसमें यही तैयारी की जाएगी। तो कैसे की जाएगी समझते हैं एक एक करके। अंडोत्सर्ग के बाद ये जो संरचना बनी, बिना द्वितीयक oocyte की ग्राफियन पुटिका को हम कहते हैं पीतपिंड। इसके लिए नाम आता है कार्पस ल्यूटियम। और कल मैंने डिस्कस किया था, ये एक चक्रीय अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये हार्मोन बनाएगी। कौन से? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो इस पीतपिंड
कार्पस ल्यूटियम के कारण हम क्या देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ने लग गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा तो प्रोजेस्टेरॉन जाके काम करेगा गर्भाशय पर और उसकी एंडोमेट्रियम में जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है उसका निर्माण करेगा, उसमें रुधिर केशिकाओं की आपूर्ति बढ़ेगी, यानी उसे आरोपण के लिए तैयार करेगा। ये सब कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और कौन बना रहा है इस हार्मोन को? पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम बना रहा है। यहां तक ठीक। अब इस पूरी समय अवधि में ये पीतपिंड बना हुआ है। अगर निषेचन हो गया तो आरोपण होगा, गर्भावधि आएगी, और मानव में वो हमने डिस्कस किया था 266 डेज 9 मंथ की है, तो पीतपिंड पूरी गर्भावस्था के दौरान मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। अगर मान लो निषेचन नहीं होता तो आरोपण भी नहीं होना है, तो ऐसी कंडीशन में पीतपिंड हासित पिंड में, जिसे अंग्रेजी में कॉर्पस एल्बीसियन कहा जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है और वापस आर्तव चक्र की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया एक डायग्राम की हेल्प से मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आर्तव चक्र को। तो बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको एक ही बार देखोगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। यहां तक ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम में इस तरह के कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अगर किसी महिला में आर्तव चक्र की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मान लो कि ये जो ऋतुस्राव अवस्था है वो नहीं आई, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है भाई आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, एक महिला है, उसके ऋतुस्राव अवस्था नहीं आई है, तो इससे क्या संकेत मिलता है? देखो एक संकेत तो क्या मिलेगा, ये अवस्था तब नहीं आएगी जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहे। और वो हाई कब रहेगा? जब पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे। और वो मेंटेन कब रहेगा? जब निषेचन हो गया, आरोपण हो रहा है, गर्भावस्था आ गई है। तो अगर वो लेडी, वो महिला प्रेग्नेंट है, यानी गर्भ धारण उसने कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा। एक तो ये हो सकता है। एक संभावना ये भी होती है कि कई बार हार्मोनल में असंतुलन, मानसिक तनाव के कारण, खान पान के कारण भी ऐसा हो सकता है कि ऋतुस्राव अवस्था नहीं आ रही हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये दो कारण हम समझ सकते हैं यहां से। इसी तरह आपको पीतपिंड के बारे में पूछ ले कि गर्भावस्था के दौरान यदि पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो गर्भावस्था बीच में ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पीतपिंड ही कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भावस्था हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो पीतपिंड नष्ट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से कम हो जाएगा, तो भ्रूण का जो संबंध माता के गर्भाशय से बना हुआ है वो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही ढीला पड़ जाएगा। और इस तरह की ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में दो टॉपिक हमारे हैं। एक तो गर्भावस्था या जो गर्भा अवधि है उसका हार्मोनल नियंत्रण, दूसरा है शिशु के जन्म की क्रिया जिसे हम प्रसव के नाम से जानते हैं। तो प्रसव पे तंत्रिकीय नियंत्रण कैसे होता है, न्यूरल कंट्रोल कैसे है, और फिर हार्मोनल कंट्रोल कैसे है। तो प्रसव की पूरी क्रिया कैसे होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में दुग्ध स्त्रावण, मिल्क सिक्रीशन कैसे होगा उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आज के टॉपिक के बारे में इतना ही। आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।